मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पेपर में एक बार नहीं कम से कम 1000 बार पूछे जाते हैं। तो मैं पहले इस वीडियो में आपको दो चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक क्रिया वाला एक वाच्य वाला। किसी भी पेपर में हो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माने जाते हैं। यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, आर हो, एआर हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी पेपर दे लेना XYZ, इससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं भैया। तो मैं आपको इसके चैप्टर के बारे में पहले दो चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों के ऊपर बात की जाएगी जो क्रिया और वाच्य से संबंधित आए हैं, या हिंदी के अन्य टॉपिक से आए हुए क्वेश्चनों के बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले क्रिया के बारे में जानते हैं। क्रिया कहते किसे हैं? जो काम करना होता है उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, तैरना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो परिभाषा के जरिए जानते हैं। जो शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। अब क्रिया के बारे में पूछा जाता है, क्रिया में होता क्या क्या? खाना हो, पढ़ना हो, खेलना हो, पीना हो, जाना हो, कुछ करना हो, तो सब किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया के। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, रूपाली को कूदना पसंद है, तो इसमें क्रिया क्या हुई? कूदना। असुवेंदर को भोपाल जाना पसंद है, तो इसमें क्रिया की हुई जाना। तो मतलब जो हमने काम किया है, जैसे मैंने खाना खाया, तो जो खाया है ना वो क्रिया है। तो इस टाइप से जो काम करना होता है वो क्रिया के अंतर्गत आता है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्रिया होती कितने प्रकार की है। तो भैया क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी सहकर्मक, एक होती है अकर्मक। तो जानते हैं सहकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकर्मक। अकर्मक की यदि हम सिंपल भाषा में बात करें, जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है किस क्रिया में कर्म नहीं होता, तो अकर्मक क्रिया होती है। अब पेपर में हमें एग्जाम्पल देगा और हमें कैसे पता चलेगी कौन से में कौन सी क्रिया। तो मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को लगाने से आप कोई भी क्वेश्चन हो मात्र 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, रश्मि सोती है, तो हमें क्या होता है? क्रिया के साथ क्या लगाना होता है? यदि क्या लगाने पर उत्तर मिल गया तो क्रिया होगी आपकी सहकर्मक, और नहीं मिला तो अकर्मक होगी। जैसे यहाँ पे रश्मि सोती है, तो क्या सोती है? आंसर नहीं मिला। यदि मैं कहता कौन सोती है तो आंसर मिल जाता, लेकिन हमें कौन नहीं लगाना, क्या लगाना होता? क्या। क्या सोती है, आंसर नहीं मिला, तो ये कैसी हो गई? अकर्मक। आसानी से आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या लगाने से आंसर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैंने अगला अगला लिया, अकर्मक का एक उदाहरण लिया। अकर्मक का अर्थ क्या होता है? कर्म से निरत, मतलब जिसमें नहीं, कर्म से निरत नहीं, कर्म रहित, जिसमें कर्म ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब बात करते हैं सहकर्मक क्रिया। सहकर्मक का मतलब कर्म के साथ, कर्म के साथ। सहकर्मक का मतलब कर्म इसके साथ होता है, इसलिए इसे सहकर्मक कहा जाता है। तो जानते हैं हम सहकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है, क्योंकि परिभाषा पेपर में नहीं पूछी जाती है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, क्या लगाने से आंसर मिल गया। क्या लगाया ना, किसके साथ है? क्रिया के साथ। तो खाती है, तो मैंने कहा क्या खाती है, तो आंसर मिला फल। तो कैसी हुई? ये हुई हमारी सहकर्मक। सहकर्मक का मतलब कर्म के साथ। तो क्या खाती है? फल। आंसर मिल गया तो सहकर्मक, नहीं तो अकर्मक। तो क्या खाती है, आंसर फल मिल गया, तो ये कैसी हो गई? सहकर्मक। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक दो एग्जाम्पल लिया जिससे कि आपका क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, तो मैंने कहा क्या बांटे? फूल और प्रसाद। आंसर मिल गया। अब यहाँ पर बांटना क्या हो गया? बांटना हो गया क्रिया। मैंने लगा क्या बांटे, तो इसमें पूछा गया है, तो उन्होंने बांटे फूल और प्रसाद, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर मिल गया। मिल गया तो क्या हो गई? सहकर्मक। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्म क्रिया वाला वाक्य छांटिए। तो जिसमें सकर्मक क्रिया है वो छांटना हमें। तो सकर्मक का मतलब क्या होता है? आंसर मिल जाए। राजू सदा सोता रहता है, क्या क्या रोता है? राजू सदा रोता रहता, क्या रोता है? आंसर नहीं मिला। ठीक है। हरीश बस पर चढ़ गया, क्या चढ़ गया? आंसर नहीं मिला। कैलाश छत से गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा? तो आंसर कौन गिर पड़ा तो मिलता, ये भी नहीं मिला। सतीश ने केले खरीदे, क्या खरीदे? आंसर मिल गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। बिल्कुल मैंने कठिन क्वेश्चन लिया था, यूपीपीसीएस में आया हुआ और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में? तो सकर्मक मतलब क्या लगाने पर आंसर मिल जाए। वह नहा कर आया है, तो आना जाना खाना पीना क्रिया होती है, तो क्रिया के साथ मैंने लगाया क्या आया है? आंसर नहीं मिला। मछली तैरती है, क्या तैरती है? क्या तैरती है? मछली। आंसर किस में मिल गया? बी में। वह खाना खाता है, क्या खा? मछली तैरती है, क्या तैरती है?
कौन तैरती है तब आंसर मिलता, तो बी भी कैसा हो गया, गलत हो गया। वह खाना खाता है, क्या खाता है, खाना, तो इसमें सी में आंसर मिला, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं वाच्य के बारे में। अब वाच्य होता क्या समझिए। वाच्य जो होते हैं भैया, तो इसकी पहले मैं आपको परिभाषा समझा देता हूँ। पेपर में वैसे परिभाषा आती नहीं है, माना 1% आ भी जाए तो क्या होगा। क्रिया के साथ रूपांतरण या परिवर्तन जिस बात पर बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। वाच्य जो होते हैं वो 3 तरह से बोध होता है, कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर और भाव के आधार पर। कहने का मतलब ये है, किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के आधार पर परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, वाच्य। कर्ता के आधार पर हुआ तो कर्तव्यवाच्य, भाव के आधार पर हुआ तो भाववाच्य, और कर्म के आधार पर हुआ तो कर्मवाच्य। तो जानते हैं इसके बारे में। तो वाच्य के भेद कितने होते हैं भैया, 3 भेद होते हैं, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये होते क्या है वाच्य, समझिए। जैसे मैंने लिखा कर्तव्यवाच्य, कर्तव्यवाच्य का मतलब होता कर्ता की प्रधानता, सीधी सीधी बात समझिए। जिसमें कर्ता प्रधान होता उसे कहा जाता आपका कर्तव्यवाच्य। बात समझ में आ गई। अब इसमें इन्होंने पूछा जैसे आकांक्षा पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें कर्ता कौन है, मतलब पढ़ता कौन है, आकांक्षा। तो आकांक्षा पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें पूछा जाएगा कौन सा वाच्य है, तो जो पुस्तक पढ़ रहा है ना, कर्ता। यदि कर्ता काम को करता है तो हमारा कर्तव्यवाच्य होगा, ठीक है। तो पुस्तक कौन पढ़ रही है, आकांक्षा, तो इसका आंसर जो है आकांक्षा होगा। तो इन्होंने पूछा यहाँ पढ़ती है, खाता है, इन क्रियाओं में क्रम से आकांक्षा लड़का वाक्यों का उद्देश्य है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि कर्ता कोई काम करता है तो कर्तव्यवाच्य होगा। जैसे मैंने लिखा राम फल खाता है, तो इसमें कौन खा रहा है, कर्ता कर रहा है ना काम को। भाई राम फल खाता है तो कर्ता आदमी काम को कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया, कर्तव्यवाच्य हो गया। मतलब कर्ता किसी काम को करे तो कर्तव्यवाच्य। दूसरा समझिए, कर्मवाच्य किसे कहा जाता है। कर्म का मतलब होता है जैसे खाना खाया गया, लेख लिखा गया, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब जो कर्म प्रधानता होती है उसी के हिसाब से होता है। खाना खाया जाता है, लेख लिखा जाता है, और जैसे कह सकते हैं संगीत सुना जाता है, डांस जो नृत्य है वो किया जाता है, तो इस टाइप से। तो जैसे इसमें हमें क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे किताबें क्या होती है, पढ़ी जाती हैं। यदि ये पूछा जाएगा खाना खाया गया, जब जनरली जो काम होता है, जैसे पानी नहाया जाएगा, पिया जाएगा, पानी पिया गया, खाना खाया गया, पुस्तक पढ़ी गई, डाक पढ़ी गई, या डाक भेजी गई। पढ़ी नहीं, पढ़ी तो पुस्तक जाती है, तो डाक भेजी गई। इस हिसाब से नृत्य किया गया, नृत्य नाचा गया। तो इस टाइप से कोई भी वाक्य आए जो काम होता है और उसी के बारे में बात की है, तो वो होता हमारा कर्मवाच्य। बात करते हैं भाववाच्य के बारे में। भाव का मतलब कोई प्रकट करना। तो इस भाववाच्य में क्या होता है, हर काम के लिए मने करता है, कहीं भी हो। जैसे मुझसे बोला नहीं जाता तो उसने भाव प्रकट करा, हो सकता है उसके मुंह में कोई प्रॉब्लम हो तो उसने भाव प्रकट करा, सामने वाला आदमी समझ जाता है, तो इसे कहा जाता है भाववाच्य। तो बात समझते हैं। लाड़ों से पढ़ा नहीं जाता है, तो मैंने बताया ना भाववाच्य में क्या होगा, इसमें हर काम के लिए मने करेगा। आसानी से पहचान लीजिए, कोई भी वाक्य हो सीधा आंसर, जिसमें मने करी तो भाववाच्य होगा। और वैसे भी लाड़ों से पढ़ा नहीं जाता है, तो उसने काम के लिए मने कर दी, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम है या उससे पढ़ना नहीं आता, ठीक है। जैसे सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम है या उसे ठंड लग रही है, तो उन्हें भाव प्रकट करा। और वैसे भी इसमें क्या करता है, मैंने सीधी सीधी बात बताई है, काम के लिए मने करता है। तो यहां तक आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे वाच्य भी। अब मैंने इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल लिए। भाववाच्य कौन सा होगा, भाववाच्य मैंने अभी बताया आपको, काम के लिए मने करेगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल गलत। श्याम पत्र लिखता है, गलत। काम नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी, मने कर दी ना काम की, तो यही इसका आंसर होगा। बात देखिए अगला क्वेश्चन, किसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ, जिसमें मने करिए, तो मने किसमें करिए, नहीं चला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। उसे धूप में नहीं चला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें कर्तव्यवाच्य मतलब जो काम को करता है, तो कौन करता है, खाना बना दिया गया, प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, मुझे चला नहीं जाता है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो कर्ता इसमें काम कर रहा है, तो इसमें कौन कर रहा है, कर्ता काम। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। आसानी से समझ में आ गया होगा। कर्म, कर्मवाच्य, कर्म जैसे लेख लिखा गया, खाना खाया गया, पानी पिया गया, तो इस टाइप से कौन सा दिया, कपड़ा सिया जाता है, चिट्ठी भेजी गई, तो इसमें मैंने बताया ना चिट्ठी भेजी जाती है, ठीक है। धूम पे चला नहीं जाता है, तो इसमें भाववाच्य हो गया, गलत हो गया। मुझसे यह बोझ ने उठाया, तो इसमें भाववाच्य हो गया। कपड़ा सिया जाता है, चिट्ठी भेजी जाती है, तो कपड़ा जो है सिया नहीं जाता, पहना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा इसका सही आंसर।
अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, उससे अब अकेले रहा नहीं जाता है। तो रहा नहीं जाता है तो नहीं का मतलब कौन सा होगा, भाववाच्य। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि यदि एक वीडियो को आप यदि सही से समझ में नहीं आया, एक बार धीरे धीरे देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अब मैंने पेपर में आए हुए क्वेश्चन के एग्जाम्पल यहाँ से शुरू होते हैं। तो पेपर में पूछा गया बघेली किसकी बोली है, तो बघेली आती है हमारी पूर्वी हिंदी की। बघेली हुई, अवधि हुई, ये सब किसके अंदर आते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या, पेपर में एक बार नहीं 1000 बार पूछा जाता है, तो इसकी क्या है, देवनागरी। तो यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो भैया ये लिखी जाती है, क्योंकि ये हिंदी के अंतर्गत आती है, तो किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी का जो महाकाव्य कहा जाता है वो कहा जाता है पृथ्वीराज और रासो को। पेपर में एक बार नहीं बहुत बार पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि, एक बार नहीं पेपर में जरूर आएगा, लिख लीजिए। हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है, तो उनका नाम था सरहपाद। सरहपाद ऑप्शन नंबर ए, तो उनका नाम था सरहपाद। हिंदी का पहला कवि सरहपाद। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो संयुक्त व्यंजन में आते हैं जो दो दो से मिलकर बनते हैं, जैसे छह छत्र गया, तय त्रिशूल गया ज्ञानी। ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, छह छत्रग्रह किस किस से मिलकर बनता है, तो बनता भैया कै प्लस है, कै प्लस है। तो कै भी क्या होगा, आधा। तो कौन से में दे रखा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणहीन, जिसमें गुण ही ना हो, तो गुणहीन ये आता है किसमें, कर्ता ने कर्म को करण से का मतलब क्या होता है, इसमें अलग होना। तो जिसमें गुणहीन ना हो, गुण से हीन, तो इसमें आएगा हमारा कौन सा वाला आएगा, इसमें आएगा हमारा तत्पुरुष। ठीक है, तो इसमें आएगा करण तत्पुरुष। ठीक है, नहीं आपादान तत्पुरुष आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा, अलग हो रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, घर आंगन, जब बीच में डैश का चिन्ह आता तो हमेशा द्वंद्व समास होता, तो इसका क्या आएगा, द्वंद्व आएगा। आसानी से समझ में आ गए होंगे। बर्तन कौन सा सही है, चारों में से एक सही है, बाकी सब गलत है। तो शुद्ध हिंदी कैसी लिखी जाती है, बर्तन में आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्थ। पार्थ जो होता था, श्री कृष्ण जब बात करते थे अर्जुन से तो उन्हें पार्थ कहते थे, तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है, पार्थ होता है। ठीक है, पर्यायवाची जरूर याद करने पड़ेंगे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पर्यायवाची शब्द ना आते हो। मन को लुभाने वाली वस्तु जो होती है उसे मनोहर कहा जाता है। अगला देखिए, अगला दिया शिव के उपासक को क्या कहा जाता है, शैव। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा उसे कहा जाता अंत्य कथा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, एक आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो दिखाई ना दे तो उसे क्या कहा जाता है, नहीं जो दिखाई दे, जो दिखाई दे उसे क्या कहा जाता, परोक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, जो बहुत बातें करता हो तो उसे कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसे कहा जाता है वाचाल। अगला क्वेश्चन, छाती पर सांप लेटना, इसका मतलब होता किसी से चिढ़ना, ईर्ष्या करना। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, हमारे मुहावरे हैं और लोकोक्तियां। जैसे देखिए, थाली में बैंगन होना या थाली का बैंगन होना का मतलब होता सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका कोई सिद्धांत ही ना हो, अपनी बात कह के पलट जाए। तो ऑप्शन उदार होना गलत हो गया, जिसका अपना कोई विचार ना हो, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र मंथन करने का मतलब क्या होता है, उद्देश्य को प्राप्त करना, गलत। दृढ़ प्रतिज्ञा करना, बिल्कुल सही। तो दृढ़ प्रतिज्ञा करना भी हो गया। अगला हो गया घोर तप करना है, कठोर परिश्रम करना, तो बी गलत हो जाएगा। इसकी जगह ज्यादा ठोस क्या होगा, डी ऑप्शन, कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन का मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधे मुंह बात न करना, भाई किसी से सीधे मुंह बात न करना का मतलब ऑप्शन देखते हैं, बातें न करना, बात बात में झगड़ना, नाराजगी प्रकट करना। सीधे मुंह बात न करने का मतलब है नाराजगी प्रकट करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया भीगी बिल्ली होना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीगी बिल्ली का चूहे से डर जाना, गुस्से में कांपने लगना, दीनहीन होकर सहम जाना या भूखा रह जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, दीनहीन होकर सहज जाना। अब अगला दिया, कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता। तो ये देखिए कहावतें पेपर में बहुत आती है। जी कहो उससे विपरीत कार्य करने वाला, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जो हठी मनुष्य होता है वो किसी का कहना नहीं मानता, इसका मतलब है कहे से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता। कोयले की दलाली में हाथ काले, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कोयले के व्यापार में कोई लाभ नहीं होता, गलत। बुरे कार्य का बुरा फल होता, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। रस पेपर में जरूर आएंगे, लिख के ले लीजिए। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। हास्य किसका होता है, हास रस का। रति किसका और प्रेम किसका होता है, श्रृंगार रस का। अगला दिया हुआ, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शांत रस का एक बार नहीं पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो इसका होता है निर्वेद। अगला, गणों की संख्या कितनी होती है भैया, हिंदी में गणों की संख्या होती है 8।
अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? बहुत आता है, जीके में भी आता है क्वेश्चन। रामचरितमानस लिखी गई थी हमारी अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।